तो आज हम अपना मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 24 जो है स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने इसके बाद पहले लेक्चर में हमने क्या देखा था? वर्धा वर्धा रिजोल्यूशन हमने देखा था, जहाँ पे मिनिस्टर्स ने अपना रिजर्वेशन दे दिया था। ठीक है। अब इसके बाद हमें 1914 में तो एक टाइमलाइन हम इस आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? अगस्त ऑफर, देन 1941 में इंडिविजुअल सत्याग्रह, अटलांटिक चार्टर, देन मोहन सिंह फॉर्म द आईएनए इन मलयन पेनिनसुला, देन हम क्रिप्स मिशन, देन क्विट इंडिया मूवमेंट, रसबेरी बोस, देन सुभाष चंद्र बोस जो है आईएनए को ज्वाइन करते हैं, एंड देन एचक्यू जो है शंगुन शिफ्ट हो जाता है आईएनए का, देन इम्फाल कैंपेन, आईएनए ट्रायल्स एंड वेबल कॉन्फ्रेंस से हम एंड कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमें रामगढ़ सेशन 1940 में देखने को मिलता है। मतलब क्या? वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होने वाली है, ब्रिटेन बुरी तरह से हार रहा है, बैकफुट पे एक तरह से अलाइड जो फोर्सेस है वो बैकफुट पे। ठीक है। अब यहाँ पे उनको इंडिया की हेल्प चाहिए रहती है। तो यहाँ पे रामगढ़ सेशन में क्या होता है? वर्धा रेजोल्यूशन पास किया जाता है, जिसके थ्रू जो कांग्रेस मेंबर है वो सब रिजाइन कर देते कि हम वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश को सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है। यहाँ पे ब्रिटिश को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे सितंबर 1939 से लेकर 1940 तक हिटलर जो है जीत रहा है। हिटलर जो है जीत रहा है। और यहाँ पे बेल्जियम, हॉलैंड, फ्रांस, ये सब हिटलर ने अभी तक 40 तक चलते चलते सब कुछ कैप्चर कर लिया है। ठीक है। ये सब कैप्चर हो चुके हैं। अब चर्चिल यहाँ पे जो पीएम है वो यहाँ पे इंडियंस की अब हेल्प की तो काफ़ी नीड ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे। ठीक है। और साथ में लिलिंगथो भी यहाँ पे रहते हैं, जो कि यहाँ पे इस टाइम पे इंडिया के वाइसरॉय रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 1914 में अगस्त ऑफर आता है कि वापस एक ऑफर दिया जाता है, ब्रिटिशर्स इंडिया को देते हैं, जिसके प्रोविजन में यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हम आपको डोमिनेंट स्टेटस देंगे विद इन द कॉमनवेल्थ आफ्टर वॉर इज ओवर। ठीक है। अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आफ्टर द वॉर मेनली comprising Indians and minority issues need to be distorted before any constitution assembly। अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स वापस से अपना गेम खेलते हैं। मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाने से पहले माइनॉरिटी इशू को रिजॉल्व कर दे। और उसका ये यहाँ पे जिलिल्लो और जिन्ना का रोल आता है। मतलब क्या? कि चूंकि जिन्ना और मुस्लिम लीग ऐसा बोल के चल रहा है कि हम माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट करते हैं, हालांकि वो इलेक्शन में हार चुके हैं। मतलब 84 में से सिर्फ 2 सीट उन्हें मिलती है मुस्लिम के उसमें ही, रिजर्व सीट पे ही। फिर भी मुस्लिम लीग को एक तरह से इंडियंस मुस्लिम ने बढ़ावा नहीं दिया है। यहाँ पे बोल सकते हैं ब्रिटिश ने मुस्लिम लीग को मान के बैठे हुए हैं कि ये जो है मुस्लिम लीग जो है इंडिया के मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करती है, और जब तक आप मुस्लिम लीग को मनाओगे नहीं, साइड में नहीं लोगे, आपको इंडिपेंडेंस नहीं मिल सकती। और इसी बात पे, जिन्ना की बात पे ही हमारी इंडिपेंडेंस अभी तक अटकी हुई है। ठीक है। तो इसके बाद ऑब्वियस सी बात है, इसी का अगस्त ऑफर को सभी लोग रिजेक्ट कर देते हैं। इसको भी रिजेक्ट कर दिया जाता है कांग्रेस के द्वारा। आगे चल के ब्रिटिशर्स बुरी तरह हार रहे होते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं यहाँ पे? अटलांटिक चार्टर इन इंडिया। मतलब क्या? ये अटलांटिक चार्टर का लाने का रीज़न क्या है? अमेरिका अमेरिका और रशिया को वॉर में इंटर कराना। मतलब क्या? अभी तक जो है ब्रिटिश अकेले लड़ रहे हैं, उनकी जो एलाइड फोर्सेस है दूसरी अलग अलग, वो आपस में मिलके जर्मनी और इटली से लड़ रहे हैं। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे चूंकि हार रहे हैं, और यहाँ पे उनको अटलांटिक चार्टर ला के दिखाते कि देखो हम डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने वाले हैं। इस चार्टर में काफ़ी सारे प्रोविजंस देते हैं, जिससे सिंपल दिखाया जाता है कि हम डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अटलांटिक चार्टर के बाद यूएसए को वॉर में इंटर करने के लिए यूएसए पहले ब्रिटिश को फोर्स करता है। यहाँ पे यूएसए ब्रिटिश को फोर्स करता है कि आप इंडियंस को इन फ्री करो, मतलब इंडियंस को जो है इस वॉर में लाओ। ठीक है। उसको लाने के लिए अब यहाँ पे क्रिप्स मिशन 1942 में बिठाया जाता है। 1942 में बिठाया जाता है, लाया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, चर्चिल जो यहाँ पे कोई मूड में या फिर इंडियन के फेवर में वर्क करने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? क्रिप्स मिशन में जो है 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पे क्रिप्स मिशन लाता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव पॉइंट्स की वजह से क्या होता है कि हाँ लगता है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल सकती है।
लेकिन जैसे ये नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं, ये पॉइंट अपने आप गायब हो जाते हैं। ठीक है। तो पॉजिटिव पॉइंट में क्या बोलते हैं कि आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, अगर आप ब्रिटिश के अंदर अंडर, और अगर आप चाहो तो आप खुद को अपने डिज़ायर से खुद लीव कर सकते हो। मतलब क्या, ब्रिटिश को छोड़ के एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना सकते हो, इंडिपेंडेंट कंट्री बना सकते हो। आफ्टर वॉर के ख़त्म होने के बाद में आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी जिसमें सिर्फ इंडियंस होंगे, जिसमें से प्रोविंस जो है वहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा, और प्रिंसली स्टेट्स में जो है नॉमिनेटिंग मेंबर्स होंगे। ठीक है। यहाँ तक अगर पॉइंट्स चलते तो सब कुछ ठीक था। नेगेटिव पॉइंट्स में क्या आता है कि प्रोविंस को फ्रीडम दी जाती है कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं ज्वाइन करना है, ये आपको फ्रीडम है। और अगर आप नहीं ज्वाइन करना चाहते तो हम आपको आपका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की चॉइस देते हैं। ठीक है। वो साथ में ये करने से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने से पहले आपको माइनॉरिटी के इशू बना रिजॉल्व करना पड़ेंगे। ठीक है। अब इसमें इशू क्या क्रिएट होता है कि ऑब्वियसली बात है, जिन्ना यहाँ पे इसको मानेंगे नहीं। उसी के साथ प्रोविंस को जो फ्रीडम दी जा रही है उसमें कुछ हिंदू महासभा ने इन सब ने ऑब्जेक्शन उठा लिए थे। ठीक है। ऑब्जेक्शन उठा लिए थे। कांग्रेस ने भी सेम करा था कि माइनॉरिटी के इशू ऑलरेडी रिजॉल्व है, डॉक्टर अंबेडकर हमारे साथ हैं, लेकिन अलग से कुछ लीडर्स ऑब्जेक्शन उठा रहे थे, जिन्ना सीधे सीधे इसको मना करते थे कि हम रिजॉल्व माइनॉरिटी के इशू कुछ भी रिजॉल्व हम चाहते नहीं, हम सीधे सीधे पार्टीशन चाहते हैं। आप बताओ कि पाकिस्तान में क्या मिलेगा, पाकिस्तान में हमें क्या मिलेगा। ठीक है। तो ये सब क्रिप्स मिशन में एक इशू क्रिएट हो जाता है और कम्प्लीटली ये इशू जो है रिजेक्ट हो जाता है, ये कम्प्लीटली रिजेक्ट हो जाता है सबकी तरफ से। ठीक है। साथ ही में सिख भी अपना अलग से प्रोविंस मानने लगते हैं, सिख। ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पे क्या होता है, कन्फ्लिक्ट आपस में क्रिएट हो जाती है और ब्रिटिशर्स को यहाँ पे मौका मिल जाता है, और क्रिप्स मिशन भी जो है रिजेक्ट हो जाता है। तो क्रिप्स मिशन एक तरह से क्या है, चर्चिल का तरीका था कि हम तो यहाँ पे देने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो यहाँ पे इंडिया को इंडिपेंडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो खुद ही नहीं चाहते, यहाँ पे उनकी खुद की प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। ठीक है। तो क्रिप्स मिशन के बाद क्या होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट लाया जाता है। अब क्रिप्स मिशन क्विट इंडिया मूवमेंट लाया क्यों जाता है, इसका दो और मेजर रीज़न क्या होते हैं कि पहला तो जो कांग्रेस है, आईएनसी है, वो बिल्कुल मना कर देती है और यहाँ पे महात्मा गांधी के पास जाते हैं कि अब आप कोई सा कुछ ना कुछ मूवमेंट लॉन्च करो। ठीक है। तो लेकिन इनिशियल स्टेज पे महात्मा गांधी जब पहले अगस्त ऑफर और उसके पहले जो ऑफर आए थे उसमें महात्मा गांधी अनकंडीशनल सपोर्ट देते हैं ब्रिटिशर्स को। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होती है कि जापानीज की एंट्री यहाँ पे हो जाती है। मतलब एक तरफ तो जर्मनी जो है यहाँ पे वॉर लॉन्च कर रखा है, अब जापानीज भी यहाँ पे मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे इस पोर्शन में अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो जो रेड डॉट सर्कल्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे जापानीज जो है कैप्चर कर लिया है चाइना के इस पोर्शन को भी, और ब्रिटिशर्स यहाँ से भाग गए हैं। मतलब जो इनिशियल स्टेज है, हम बात करें 1940-41 की, तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स बैकफुट में हैं और जापानीज यहाँ पे जीत रहे हैं, जापानीज यहाँ पे जीत रहे हैं, और ब्रिटिशर्स ये सारी जगह छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। ठीक है। तो जापानीज थ्रेट को देखते हुए यहाँ पे एक महात्मा गांधी की प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि अगर आपने इमीडिएट बेसिस पे कुछ काम नहीं करा और ब्रिटिशर्स से रिजोल्यूशन नहीं करवाया और ब्रिटिशर्स यहाँ से नहीं गए, तो यहाँ पे इंडियंस के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि हम पहले ब्रिटिश की कॉलोनी थे, अब जापानीज की कॉलोनी बन जाएंगे, और क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ पे बिल्कुल भाग रहे हैं। ठीक है। तो महात्मा गांधी, आईएनसी महात्मा गांधी को क्विट इंडिया मूवमेंट का लीडर बनाती है। महात्मा गांधी यहाँ पे वापस से अपना मूवमेंट लॉन्च करते, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करते कि ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ो। ठीक है। यहाँ पे महात्मा गांधी एक स्लोगन देते हैं, डू और डाई का मतलब करो या मरो। अब एक गलत कोनोटेशन यहाँ पे कि इसका मतलब क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो और आपसे पूछ, आप एक पर्सन को आंसर दो कि अगर मैं यूपीएससी नहीं निकल पाया तो मैं मरने जैसी हालत हो जाएगी, मतलब आप मरने जैसी हालत हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि आपने अपने यूपीएससी को 6 ईयर्स दिए, अब छठा अटैम्प्ट भी आप निकाल नहीं पाया, तो वही सेम इशू है। लेकिन ना एक्चुअल में आप मरने नहीं वाले हो वहाँ पे 6 साल बाद में। ठीक है। या आप इसका बता रहे हो क्या, ज़रूरत, अपनी ज़रूरत बता रहे हो कि कितना ज़्यादा इमीडिएट बेसिस पे जो रीज़न है सब, क्विट इंडिया मूवमेंट का रीज़न बहुत ज़रूरी है करना,
इसलिए यहाँ पे इस कंटेक्स्ट का मतलब डू और डाई का ये नहीं कि आपको मरने को बोला जा रहा है या फिर वायलेंस बोला जा रहा है, वायलेंस बोला जा रहा है। इसकी जो ज़रूरत है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है क्विट इंडिया मूवमेंट की इस टाइम पे, उसको बताने के लिए डू और डाई कंसेप्ट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उसी के साथ नेक्स्ट थिंग यहाँ पे बोला जाता है, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है गांधी का मूवमेंट है। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है महात्मा गांधी का मूवमेंट है, बट ये एक्चुअली में रॉन्ग है। होता क्या है कि इंडियंस के नेशनलिज्म को हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला आता है मॉडरेट फेज और मॉडरेट नेशनलिज्म। सेकेंड आता है एक्सट्रीमिस्ट, मतलब एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म। थर्ड आता है गांधीयन, जिसमें हमने सॉल्ट सत्याग्रह और रॉलेट सत्याग्रह ये सब देखा था, गांधीयन सत्याग्रह। अब लास्ट में आता है पॉपुलर मूवमेंट। और क्विट इंडिया मूवमेंट एक्चुअली में पॉपुलर मूवमेंट था। मतलब क्या, जैसे ही महात्मा गांधी और सारे लीडर्स क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करते हैं, इन सबको अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, इन सभी को अरेस्ट कर लिया जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट में। मतलब महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, आईएनसी के जितने भी लीडर्स थे सभी को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे ब्रिटिशर्स के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि ये चीज़ उन्होंने गलत कर दी, ये चीज़ उनने रॉन्ग और गलत कर दी। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी के क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करने से पहले जितने भी सत्याग्रह लॉन्च हुए हैं, वहाँ पे महात्मा गांधी ने जितनी भी स्ट्रेटजी यूज़ करी थी, उसमें वो ऑलरेडी अरेस्ट हुए थे और उनके इंस्ट्रक्शंस बार बार दिए थे उनने कि ये चीज़ आपको करनी है, ये चीज़ आपको फॉलो करनी है, इंस्ट्रक्शंस थे। ठीक है, तो मतलब उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू ये सब थे, एक नेशनलिस्ट लीडर थे। लेकिन इनकी लोअर क्लास और जो मिडिल वर्कर्स है, जो लोअर क्लास के वर्कर्स है, उनसे बातचीत नहीं थी। मतलब उनसे कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था। वो था महात्मा गांधी का जो कम्युनिकेशन लोअर क्लास से, वर्कर्स से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही महात्मा क्विट इंडिया मूवमेंट में सारे लीडर्स को अरेस्ट किया जाता है, ये मूवमेंट बनता है पॉपुलर मूवमेंट। मतलब क्या, नए लीडर्स बाहर आते हैं और जो लोग हैं वो कंप्लीट प्रोटेस्ट करना, ऑल इंडिया मूवमेंट बन जाता है, एक तरह से प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो बच्चे हैं वो अपना कॉलेज जो टैक्स पे करना बंद कर देते हैं, स्टूडेंट्स अपना वंदे मातरम गाते हैं, फ्लैग की होस्टिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सोल मतलब एक तरह से कुछ लीडर्स, उषा करके एक वुमेन है जो वेपन्स सप्लाई करती है, और यहाँ पे एक तरह से कंप्लीट वायलेंस हमें देखने को मिलता है। और इंडिया का इवन कुछ एरिया जो है, इंडिया का जो कुछ पार्ट है वो ब्रिटिश के कंट्रोल के बाहर चला जाता है। एक तरह से ब्रिटिश यहाँ पे इंडिया को लूज करने के वर्ष पे, पूरी तरह से हारने के, मतलब कुछ पार्ट इंडिया का जो है, कुछ छोटे मोटे हिस्से जो है कंप्लीटली ऑटोनोमस बन जाते हैं, ब्रिटिश कंट्रोल के बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से क्विट इंडिया मूवमेंट बिल्कुल सक्सेसफुल होता है, पूरा सक्सेसफुल होता है। पॉपुलर मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं, कि यहाँ पे काफ़ी सारे डिफरेंट और दूसरे लीडर्स यहाँ पे बाहर निकल के आते हैं। ठीक है, अब यही चलते चलते तो यहाँ पे हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट फिनिश होता है। ओके, इसके बाद क्या होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट कंटिन्यू रहता है। अब यहाँ पे पाकिस्तान का इशू एंड मुस्लिम लीग का इशू यहाँ पे क्रिएट होता है कि आगे चलते चलते आईएनसी को पता चल जाता है कि मुस्लिम लीग यहाँ पे एक परेशानी बन चुकी है। मुस्लिम लीग जो यहाँ पे परेशानी बन चुकी है, और उसी को परेशानी को रिजॉल्व करने के लिए राजगोपालाचारी फॉर्मूला यहाँ पे देते कि हम इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद जो हम प्लेबिसाइड कराएंगे, मतलब क्या, वोटिंग कराएंगे सारे लोगों से, और अगर मुस्लिम यहाँ पे वोट कर देते हैं तो आपको पाकिस्तान वहाँ मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए मुस्लिम लीग मना कर देती है। इसके बाद देसाई लियाकत पैक्ट साइन होता है, लेकिन इसमें भी जो है मुस्लिम लीग तरह टाला टोली करके मना कर देती है कि मुस्लिम लीग यहाँ पे चाहती ही नहीं थी कुछ भी पैक्ट साइन है। वो उनका सीधा सीधा डिमांड थी कि हमें पावर चाहिए, यहाँ पे मुस्लिम्स के लिए नहीं। मुस्लिम लीग यहाँ पे मुस्लिम्स के लिए नहीं, मुस्लिम लीग के लिए काम कर रही है। मतलब एक छोटी सेक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी है जो अपना हिस्सा चाहती है, और उन्हें पता है आईएनसी के रहते ये सब नहीं होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। इसके बाद हम देखते हैं इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी, तो एक गलत टॉपिक यहाँ पे है कि इंडियन नेशनल आर्मी को सुभाष चंद्र बोस ने क्रिएट करा है। तो ऐसा नहीं था। इंडियन नेशनल आर्मी को जो है मोहन सिंह करके एक पर्सन है जो कि ब्रिटिश आर्मी पे थे, और जो जापानीज आर्मी जहाँ पे अटैक कर रही थी उस टाइम पे उसे ब्रिटिश आर्मी के साथ खड़े हुए थे। अब जब जापानीज यहाँ पे अटैक करते हैं इंडिया, मतलब पीछे के साइड से, तो ब्रिटिशर्स जो यहाँ से भाग जाते हैं। अब मोहन सिंह मना कर देते और वो यहीं रुक जाते। ठीक है,
अब मोहन सिंह यहाँ पे रुक के ब्रिटिशर्स के जो जनरल है, जनरल फुजीवारा, उनसे बात करते हैं कि आप जो है, देखो, एनिमी का एनिमी हम फ्रेंड होता है। आप जो है आगे बढ़ रहे हो तो इंडिया में अटैक करने के लिए आपको जो बर्मा की टेरेन है, हिमालयस की टेरेन जो आप क्रॉस करोगे, तो उसके लिए आपको कुछ ही पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी, और वो पर्सन बन जाऊंगा मैं। ठीक है, वो पर्सन मैं बन जाऊंगा। आप मुझको हेल्प करो आईएनए फॉर्म करने की। मतलब क्या, आप एक इंडियन नेशनल, मतलब क्या, जो जापानीज है उन्होंने 40,000 मैन को कैप्चर कर लिया था ब्रिटिशर्स से। ठीक है, 40,000 जो सोल्जर्स है वो ब्रिटिश के इंडियन है, ये सब इंडिया से 40,000 इनको कैप्चर कर लिया था। ठीक है, आप मुझे ये 40,000 सोल्जर दे दो, मैं इनमें से आर्मी बनाऊंगा जो आपको इंडिया पे अटैक करने और ब्रिटिश पे अटैक करने की हेल्प करेगा। ठीक है, तो मोहन सिंह यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट थिंग ये करते हैं कि 40,000 मेन जो डेथ सेंटेंस है इसको बचा लेते हैं, मतलब जापानीज सीधे मार ही देते हैं इनको। और यहाँ पे जापानीज का टॉर्चर, मतलब ब्रिटिशर्स का डरने का सबसे बड़ा रीज़न था यहाँ पे टॉर्चर, कि जापानीज का टॉर्चर करने का तरीका काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल था। अगर आप एक बार अरेस्ट हो गए तो फिर आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मोहन सिंह जो है 40,000 इंडियन मैंस को, सोल्जर्स को बचा लेते हैं। और साथ ही में जो 1941 में, ये टाइम पीरियड याद रखने का क्योंकि यहाँ पे जापानीज जीत रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्रिटिश जो है बैकफुट पे हैं। और अगर इस टाइम पे 1941 में जो है ब्रिटिश जापानीज इंडिया में अटैक करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम जापानीज कॉलोनी बन जाती है उस टाइम। तो दो मेजर चीज़ यहाँ पे मोहन सिंह करते हैं, इंडिया को 40,000 सोल्जर्स को सेव करते हैं, साथ ही में ब्रिटिश जो जापानीज का अटैक है इंडिया में उसको डिले करते हैं। अब डिले हुआ कैसे, तो उसका रीज़न है आईएनए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक दिन बोला आपको 40,000 सोल्जर दे देंगे तो अगले दिन 40,000 सोल्जर सब आ गए, सबकी ट्रेनिंग हो गई, वेपन हो गया, क्लोथ मिल गए, उनको कपड़े मिल गए, ऐसा तो नहीं है। आप एक 40,000 सोल्जर बना भी रहे तो टाइम लगता है उसके लिए। ठीक है, तो आपका ये जो अटैक है जापानीज इन्वेजन वो डिले हो जाता है, 1943 में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब 40,000 मैन में से यहाँ पे पूछा जाता है कितने लोग अपनी मदरलैंड की तरफ से फाइट करने के लिए तैयार है, मतलब इंडिया की तरफ से फाइट करने के लिए तैयार है। तो उसमें से 16,300 मैन जो है यहाँ पे रेडी होते हैं। ठीक है, अब जो आईएनसी है उसका क्रिएशन हुआ था 1941 में। इसके बाद जो मोहन सिंह है उसको राज बिहारी बोस जो है बैंकॉक बुलाते हैं आईएनए का फॉर्मेशन देखने के लिए। ठीक है, उसके बाद राज बिहारी बोस और जो मोहन सिंह है वो सुभाष चंद्र बोस को जो है बैंकॉक बुलाते हैं और बोलते कि हमने आपके लिए इंडियन नेशनल आर्मी क्रिएट करी है, आप इसको आके संभालो। तो आगे चल के सुभाष चंद्र बोस जो है इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान आज़ाद फोर्स, ठीक है, इसको बनाते हैं। ठीक है, अब उसी के साथ आगे क्या होता है, यही सीन यहाँ पे चलता है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जर्मनी जाते हैं, जर्मनी से हाथ मिलाने के लिए। पहले तो वो रशिया जाते हैं, लेकिन रशिया बाद में क्या होता है, जर्मन के इन्वेजन से कारण जो है एलाइड फोर्सेस के साथ मिल जाती है। तो यहाँ पे जाना भी मतलब नहीं था। तो यहाँ से वो जर्मनी चले जाते हैं। जर्मनी में यहाँ पे एक रेडियो चैनल स्टार्ट करते हैं जहाँ पे वो महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन बोलते हैं, फादर ऑफ नेशन बोलते हैं। और बोलते हैं कि जो इंडियन आर्मी है वो गांधी की आर्मी है, मतलब गांधीयन आर्मी है। और जब भी इंडिया इसको कॉल करेगा महात्मा गांधी बुलाएंगे, हम इंडिया की हेल्प के लिए आएंगे। ठीक है, तो इंडियन नेशनल आर्मी यहाँ पे बन जाती है। लेकिन आगे चलते एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है। मतलब जब इंडिया पे अटैक करने की बारी आती है तो सोल्जर्स को जो है गन्स नहीं दी जाती हैं, प्रॉपर फूड नहीं दिया जाता है, मतलब जापानीज सोल्जर्स डिस्क्रिमिनेट करते हैं अगेंस्ट हमारे अगेंस्ट, आईएनए के अगेंस्ट। ठीक है, और बाद में क्या होता है, आगे चल के 1942 और 43 तक जर्मनी हार जाता है, हिटलर सुसाइड कर लेता है। जापानीज ज़्यादा चल रहे होते हैं तो उनके ऊपर दो बॉम्ब गिराए जाते हैं, स्मॉल बॉय बिग फैट ऐसा कुछ करके दो बॉम्ब्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए जाते हैं। जापानीज यहाँ पे सरेंडर कर लेते हैं। फिर इम्फाल में जाके जो है ब्रिटिशर्स जो है आईएनए को कैप्चर कर लेते हैं। इम्फाल में जाके ब्रिटिशर्स इम्फाल कैंपेन में आईएनए को कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, और उसी के साथ इसके बाद आता चलता है आईएनए ट्रायल। मतलब जो आईएनए का ऑब्वियसली बात है, आईएनए जो है इंडियन नेशनल आर्मी है, इंडियन के लिए बनी है, लेकिन इसने काम तो अगेंस्ट ब्रिटिशर्स करा है, तो ऑब्वियसली बात है कि कैप्चर कर लिया जाएगा। और यहाँ पे आईएनए ट्रायल स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इसी बीच क्या होता है, वेवल प्लान यहाँ पे लाया जाता है। वेवल प्लान लाया जाता है 1945 में, मतलब अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स जीत चुके हैं आराम से। ठीक है, और 1946 और 7 में जनरल इलेक्शन होने वाले। अब यहाँ पे चर्चिल लोगों को बताना चाहता है कि देखो,
मैं इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, ठीक है। तो वो यहाँ पे करते क्या है, जो लिलिंगथो है उसको वायसरॉय से हटा देते हैं और वेवल को यहाँ पे वायसरॉय बनाते हैं। उसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस करते हैं, जितने भी लीडर्स हैं उनको बुलाते हैं और बोलते हैं कि देखो मेरे पास है वायसरॉय काउंसिल, उसमें क्या होगा कि 5 हिंदू आप सिलेक्ट करो, 5 मुस्लिम सिलेक्ट करो और 5 अलग माइनॉरिटीज़, ठीक है। अब आपको वोट की पावर दी जाएगी और जो आप डिसीजन लोगे वो मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर लूँगा, ठीक है। ये होता है। लेकिन यहाँ पे एक इशू क्या क्रिएट होता है कि मुस्लिम लीग यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। क्यों? मुस्लिम लीग जानती थी कि वो अकेले मुस्लिम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, क्योंकि आईएनसी जो है वो कभी मुस्लिम बॉडी या हिंदू बॉडी नहीं थी, हिंदू बॉडी नहीं थी। क्योंकि जब भी मुस्लिम लीग से बात करने की बात भी आती तो मौलाना आज़ाद यहाँ पे मुस्लिम लीग से बात करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे मुस्लिम लीग कैसे डिमांड, एक अजीब व गरीब और बेवकूफ़ जैसी डिमांड करती है कि आईएनसी जो है सिर्फ हिंदू लीडर्स को चुनेगी। मतलब क्या? आईएनसी जो है सिर्फ हिंदू लीडर्स को चुनेगी, जो 5 हिंदूज भी बैठेंगे यहाँ पे, ठीक है। 5 मुस्लिम जो है सिलेक्ट होके आएंगे वो सिर्फ मुस्लिम लीग से ही आएंगे, मतलब मुस्लिम लीग से ही मुस्लिम सिलेक्ट होके आएंगे, दूसरे मुस्लिम यहाँ पे बैठेंगे नहीं। क्योंकि आईएनसी में मुस्लिम है, अब आईएनसी में तो मुस्लिम को सिलेक्ट करके भेज सकती है, या फिर दूसरे मुस्लिम लीडर्स जो इंडिपेंडेंट है वो भी आ सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मुस्लिम लीग बोलती है कि हम ही यहाँ पे मुस्लिम्स को सिलेक्ट करेंगे और माइनॉरिटीज़ जो है आईएनसी सिलेक्ट नहीं करेगी। आईएनसी जो है माइनॉरिटीज जो आईएनसी के मेंबर्स है वो माइनॉरिटीज़ में बैठेंगे नहीं। मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहाँ पे आईएनसी में हो चुके हैं, मिल चुके हैं, ठीक है, पुणे पैक्ट के बाद। अब वो यहाँ पे बैठेंगे नहीं। और मुस्लिम लीग यहाँ पे बात इनकी मानी जाती है नहीं, ऐसा होता है नहीं। और डेडलॉक यहाँ पे आईएनसी में और मुस्लिम लीग में डेडलॉक क्रिएट हो जाता है। मुस्लिम लीग और आईएनसी में डेडलॉक क्रिएट हो जाता है दूसरे मेंबर्स में। और मुस्लिम लीग फिर क्या करती है, यहाँ से चली जाती है, शिमला कॉन्फ्रेंस से बाहर निकल जाती है। अब मुस्लिम लीग यहाँ पे कभी मुस्लिम को रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी, बस कुछ एलिट क्लास के मुस्लिम लोग थे वो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। अब यहाँ पे सिंपल सा था कि आप अगर एक पॉलिटिकल पार्टी यहाँ से गई है तो वेवल यहाँ पे क्या कर सकते थे कि आगे कंटिन्यू कर सकते थे, ठीक है आप इग्नोर करो मुस्लिम लीग को और हम आगे कंटिन्यू करते हैं, दूसरे मुस्लिम यहाँ के बैठ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वेवल यहाँ पे बोलते कि मुस्लिम लीग ही चूँकि बाहर हो चुकी है तो अब इस कॉन्फ्रेंस को कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं है, तो इसको एडजन और ख़त्म कर दिया जाती है, इस कॉन्फ्रेंस को स्टॉप और ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक बात समझनी कि मुस्लिम और पार्टीशन की बात कभी मुस्लिम की थी नहीं, यहाँ पे मुस्लिम लीग की बात थी। और यही मेन इशू क्रिएट होता है कि ब्रिटिशर्स और यहाँ पे मुस्लिम लीग को कभी मुस्लिम ने इतना पावर दी नहीं और प्रेशर यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं दिए। मुस्लिम लीग को इम्पोर्टेंस देने वाले हैं ब्रिटिश और ब्रिटेन, कि उन्होंने ये मान के चल ले लिया था कि अगर आप जब तक मुस्लिम लीग को मनाओगे नहीं, हाथ पांव नहीं जोड़ोगे उनके साथ, मुस्लिम लीग मानेगी नहीं, मुस्लिम लीग मानेगी नहीं, तब तक इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिल सकती, ठीक है। तो इस तरह वेवल प्लान आता है और शिमला कॉन्फ्रेंस होती है और इसको कैंसिल आउट कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है, ठीक है। और मुस्लिम लीग का रीज़न क्या था ये सब करने का? क्योंकि पार्टीशन और पाकिस्तान। क्योंकि मुस्लिम लीग जानती थी कि इस तरह 5 हिंदू ठीक है, पर जो 5 माइनॉरिटीज़ हैं वो यहाँ पे पार्टीशन नहीं चाहती हैं। जो 5 माइनॉरिटीज़ है वो यहाँ पे पार्टीशन नहीं चाहती है। तो मतलब क्या, यहाँ पे इनका वेटो का और वोट का जो है मतलब ही नहीं रहेगा। और साथ में जो इन 5 मुस्लिम्स में से भी मुस्लिम लीग अकेले बैठ नहीं पाएंगे। मतलब मुस्लिम लीग जो सिर्फ मुस्लिम लीग यहाँ पे बैठना चाहती थी, लेकिन यहाँ पे दूसरे मुस्लिम्स भी थे, वो नहीं बैठ सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो है मुस्लिम लीग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करा था और इसलिए जिन्ना ने यहाँ पे सीधा सीधा बाहर निकल गए और इससे बॉयकॉट कर दिया, कॉन्फ्रेंस से बाहर निकल गए, ठीक है। तो यहाँ पे वेवल प्लान अपना फिनिश होता है इस टॉपिक का। इसके बाद हम देखते हैं आईएनए ट्रायल्स। आईएनए ट्रायल्स में क्या होता है कि जो इंडियन नेशनल आर्मी है उनको अरेस्ट कर लिया गया है। अब ब्रिटिशर्स चाहे तो एक क्लोज रूम में उनको सेंटेंस, उनको पनिशमेंट सुना सकते थे, लेकिन नहीं, ब्रिटिशर्स को ऐसा नहीं करना था। उनको एक एग्जाम्पल सेट करना था कि अगर हम एक आईएनए को हम ट्रायल कर रहे तो उनको जाते और रेड फोर्ट में जाके ये सब कॉन्फ्रेंस और रिपोर्ट सुनाते हैं। अब चूंकि इस टाइम पे, और ये ब्रिटिश की सबसे बड़ी और बेकार गलती होती है, सबसे बड़ी गलती होती है
क्योंकि इस टाइम पे नेशनलिज्म नेशनलिज्म एकदम पीक पे था। यहाँ पे अब महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन लीडर्स की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सभी लोगों को पता है कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी लीडर्स होते हैं, जितने भी बैरिस्टर होते हैं, जवाहरलाल नेहरू का तो खुद अपना ब्लैक कोट पहन के आते हैं यहाँ पे उनके ट्रायल के लिए, मतलब आईएनए के सपोर्ट में खड़े होते हैं। जितने भी सारे लीडर्स हैं वो यहाँ पे आईएनए के सपोर्ट के लिए फंड इकट्ठा करते हैं, उनके लिए खाना प्रोवाइड करते हैं। एक तरह से जो आईएनए के मेंबर्स है, जो आर्मी है, इंडियन नेशनल आर्मी, इनके जो मेंबर्स है वो हीरोज़ है इंडिया के लिए, इंडियन लोगों के लिए हीरोज़ थे। ठीक है। तो सब उनके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। साथ ही में कई जगह वायलेंस हमें देखने को मिलता है। ठीक है। और पूरी तरह से बहुत बड़ी क्राउड यहाँ पे रेड फोर्ट पे खड़ी हो जाती है। अब यहाँ पे अगर ब्रिटिशर्स ने आईएनए के अगेंस्ट में फेवर में कुछ डिसीजन लिया तो उनको बर्न जिंदा जला दिया जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल भी यहाँ पे ब्रिटिशर्स को लूज करना पड़ेगा उसी दिन। जो भी यहाँ पे गलत फैसला लेगा आईएनए के अगेंस्ट में, यहाँ पे उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ब्रिटिशर्स के लिए। तो वो कुछ ना करके जो अपना क्लोज डोर वाला प्रॉब्लम, जो डिसीजन उन्हें ब्रिटिशर्स ने लिया था, उससे रिवर्स होके उसका उल्टा डिसीजन यहाँ पे छोड़ा देते हैं और आईएनए के सारे मेंबर्स को रिलीज कर देते हैं। और आईएनए के ट्रायल्स यहाँ पे ये मूवमेंट होता है जहाँ पे ब्रिटिशर्स समझ जाते हैं कि इंडिया अब उनके हाथ से जा चुका है। इंडिया अब उनके हाथ से जा चुका है, अब वो इंडिया में कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसी टॉपिक से हमारा आज का लेक्चर फिनिश होता है।